नमस्कार दोस्तों, यह NCERT की कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक है। समकालीन विश्व एवं भारत। इसमें अपना पाठ चल रहा है लास्टवां 5वां अध्याय है ना। क्या नाम है पाठ का नाम है भाई साहब, 1 मिनट इसमें आएगा देख। ये एरिया मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, और बुक का नाम है क्या, भारत और समकालीन विश्व। ठीक है, इसमें अपना यहाँ से शुरू करेंगे। ये पढ़ दिया है अपन ने। किताब का डर, नए शब्द, इक्विजिशन, धर्म विरोधी, मुद्रण और प्रतिरोध है ना, और जेबिस्ले ला प्रीमेरी छापाखाना, धर्म विवाद और प्रिंट का डर, गाथा गीत क्या है, शराब क्या है ना। फिर नया पाठक वर्ग, मुद्रण क्रांति और उसका असर, कंपोजिटर गेली, धातु फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबारत बनाई जाती थी। फिर जे के बाद में यूरोप की पहली छपी किताब, गुटेनबर्ग की बाइबल से कुछ 180 प्रतियाँ छापी थी भाई, जिन 50 ही बची है, और ये 50 उनमें से वही है। अब इनमें ये छापे जाते थे है ना, और ये बाद में हाथों से किया जाता था ये। ठीक, गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, योहान गुटेनबर्ग का चित्र 1584। गुटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस, जिकजी कोरिया, बेलम चर्मपत्र या जानवरों की चमड़े से बनी लेखन की सतह है। और ये है सुबह का नज़ारा, रचयिता सुनमन कुबो, 18वीं सदी के अंत में। इसके बाद में त्रिपिटका कोरियाना, वुड ब्लॉक्स क्या हैं, डायमंड सूत्र का एक पन्ना, सबसे पुरानी पुस्तक है जापान की, 1867 में छपी। कुशन बीसी सुलेखन, शुरुआती छपी किताब है। इसके बाद में मुद्रण संस्कृति आधुनिक दुनिया ना। अब चलते हैं, जो शुरू करना है जो उसको पढ़ते हैं। ये है पढ़ने का जुनून। पूरी 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए और किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता दर 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया था। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। 60 से 80% तक हो गई थी। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। साक्षरता दर 60 से 80% तक। कब की बात है? 18वीं सदी के अंत तक। ठीक है ना। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताबें मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुंचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वाले को चेपमैन कहा जाता था। इन किताबों को गरीब तबके दोबारा देखे यार। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने पूरे 17वीं और 18वीं सदी के दौरान यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती रही। अलग अलग संप्रदाय के चर्चों ने गांवों में स्कूल स्थापित किए, किसानों कारीगरों को शिक्षित करने लगे। 18वीं सदी के अंत तक यूरोप के कुछ हिस्सों में तो साक्षरता 60 से 80% तक हो गई। यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूलों के प्रचार के साथ लोगों में पढ़ने का जैसे जुनून पैदा हो गया। लोगों को किताबें चाहिए थी, इसलिए मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे। नए पाठकों की रुचि का ध्यान रखते हुए किस्म किस्म का साहित्य छपने लगा। पुस्तक विक्रेताओं ने गांव गांव जाकर छोटी छोटी किताबें बेचने वाले फेरी वालों को काम पर लगाया। ये किताब मुख्यतः पंचांग के अलावा लोक गाथाएँ और लोकगीतों की हुआ करती थी, लेकिन जल्द ही मनोरंजन प्रधान सामग्री भी आम पाठकों तक पहुँचने लगी। इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पेशिया किताब बेचने वालों को चेपमैन कहा जाता था।
इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स या एक पेशिया किताबें बेचने वाले को चेपमैन कहा जाता है। इन किताबों को गरीब तबके भी खरीद कर पढ़ सकते थे। फ्रांस में बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था। ये क्या है भाई, पता नहीं। बिब्लियोथेक ब्लू का चलन था जो सस्ते कागज़ पर छपी और नीली जिद में बंधी छोटी किताब हुआ करती थी। इसके अलावा 4-5 पन्ने की प्रेम कहानियाँ थी और अतीत की थोड़ी गाथाएँ थी जिन्हें इतिहास कहते थे। आप देख सकते हैं कि अलग अलग उद्देश्य और दिलचस्पी के हिसाब से किताबों के कई आकार प्रकार थे। 18वीं सदी के आरंभ से पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। कब? 18वीं सदी के आरंभ से समसामयिक घटनाओं की खबर के साथ मनोरंजन भी परोसा जाने लगा। अखबार और पत्रों में युद्ध और व्यापार से जुड़ी जानकारी के अलावा दूर देशों की खबरें होती थी। उसी तरह वैज्ञानिक और दार्शनिक भी आम जनता की पहुंच के बाहर नहीं रहे। प्राचीन में मध्यकालीन ग्रंथ संकलित किए गए और नक्शों के साथ साथ वैज्ञानिक खाके भी बड़ी मात्रा में छापे गए। जब आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। आइजैक न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कार के प्रकाशित करने शुरू किए तो उनके लिए विज्ञान बोध में पगा एक बड़ा पाठक वर्ग तैयार हो चुका था। टॉमस पेन, वाल्तेयर, जो जाक रूसो जैसे दार्शनिकों की किताबें भारी मात्रा में छपने और पढ़ी जाने लगी। जाहिर है कि विज्ञान, तर्क और विवेकवाद के उनके विचार लोकप्रिय साहित्य में भी जगह पाने लगे। टॉमस पेन, वाल्तेयर, जो जैक रूसो, आइजैक न्यूटन। दुनिया के जालिमों, अब हिलोगे तुम। 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था कि किताबों के जरिए प्रगति और ज्ञानोदय होता है। कई सारे लोगों को मानना था कि किताबें दुनिया बदल सकती है, कि वे निरंकुशवाद और आतंक की राजसत्ता से समाज को मुक्ति दिलाकर ऐसा दौर लाएगी जब विवेक और बुद्धि का राज्य होगा। 18वीं सदी फ्रांस के एक उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की। फ्रांस के 18वीं सदी के उपन्यासकार लुई सेबेस्तिये मर्सिये ने घोषणा की, छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है। प्रगति का इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएगा। वे कथन दे सकता है। वो बताइए कथन किसका है? लुई सेबेस्तिये मर्सिये के उपन्यासों में नायक अक्सर किताब पढ़ने से बदल जाते हैं। वे किताबें घोड़ते हैं, किताबों की दुनिया में जीते हैं और इसी क्रम में ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञानोदय को लाने और निरंकुशवाद के आधार को नष्ट करने में छापेखानी की भूमिका के बारे में आश्वस्त मर्सिये ने कहा, हे निरंकुशवादी शासकों, अब तुम्हारे कांपने का वक्त आ गया है। आवासी लेखक की कलम के जोर के आगे तुम लुटोगे। ठीक। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। मर्सिये ने अपनी किताब में छपे शब्द की ताकत को यूं बयान किया, अगर किसी ने मुझे पढ़ते देखा होगा तो उसने मुझे उस प्यासे की तरह पाया होगा जो शुद्ध ताज़ा पानी मिलने पर घट घट पीने लगता है। बड़े एहतियात से लालटेन जलाने के बाद मैं खुद को किताबों में डुबे देता था। लालटेन और वाक और अर्थ के प्रवाह में मैं पन्ना दर पन्ना बहता चला जाता था। अनायास और अनजान खामोशी के साये में घड़ियाल हर घंटे बजता चला जाता था, पर मुझे सुनाई नहीं पड़ता। तेल खत्म होने से मेरी लालटेन की लौ पीली पड़ने लगती थी, पर मैं थाकी पड़ता जाता। मैं बत्ती उठाने की जहमत में नहीं लेता था कि मेरे आनंद में व्यवधान न पड़े और वे नए विचार किस वेग से मेरे सिर में घुसते थे, मेरी बुद्धि कैसे उन्हें आत्मसात करती थी। रॉबर्ट डार्नट की किताब द फॉरबिडन वर्स्ट सेलर्स ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी फ्रांस 1995 से उद्धृत। रॉबर्ट डार्नटन की किताब। नए शब्द। निरंकुशवाद राजकाज की ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो और उस पर न कानूनी पाबंदी लगी हो, न ही संवैधानिक।
1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा, पिछले 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई है। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामने डायन, जोगिन और भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे, अपनी संतानों द्वारा पढ़े गए रोमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़ों की रातों को छोटी करने लगे। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत की जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिक्सल एडवेंचर लेकर आए। दोबारा देख लेते हैं। 1791 में लंदन के एक प्रकाशक जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में ये लिखा, अपने नाम तो होते रामलाल, श्यामलाल, जयकिशन, जयकिशोर, अब यहाँ नाम होते हैं क्या? लॉकिंगटन, जेम्स रॉकी, वार्नर, ऐसे नाम होते हैं, दिद्रो वगैरह वगैरह ना। पिछली 20 सालों में किताबों की बिक्री में आमतौर पर बेतहाशा वृद्धि हुई। गरीब किस्म के किसान या गांव के लोग जो पहले अपनी सामने डायन, जोगिन और भूत प्रेत की कहानियाँ सुनते हुए बिताते थे, अब अपनी संतान द्वारा पढ़े गए रोमानी या अन्य किस्सों को सुनने का आनंद लेते हुए जाड़ों की रातों को छोटी करने लगे हैं। अगर जॉन शहर जा रहा है तो उसे सख्त हिदायत दी जाएगी कि वह पेरेग्रिन पिक्सल एडवेंचर लेकर आए, किताब का नाम है। और अगली डॉली अंडे बेचने जा रही है तो उसे कहा जाता है कि वह द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रूज लेकर ही वापस लौटे। ठीक। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह है। पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन। पंचांग संप्रदाय हो गया। पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन। संप्रदाय किसी धर्म का एक उपसमूह है संप्रदाय। फिर पंचांग चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारी देता वार्षिक प्रकाशन। चैप बुक गुटका। पॉकेट बुक के आधार की किताबों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। ये 16वीं सदी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय हुए। पूछ सकता है वो चैप बुक क्या है, वैसे नाम से ही पता चल रहा है बुक है ना, गुटका। आगे चलते हैं। मर्सिये ने मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। निरंकुशवाद। गतिविधि। मान लीजिएगा आप क्रांति, एक मिनट, ये यहाँ से पढ़ना है अपन को, है ना। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कुछ कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक हैं। मुद्रण संस्कृति और फ्रांसीसी क्रांति। कई इतिहासकारों का मानना है कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ रची। क्या हम दोनों में ऐसा संबंध बना सकते हैं? मूलतः 3 तरह के तर्क देखने लायक है।
ठीक है। पहला है, छपाई के चलते ज्ञानोदय के चिंतकों के विचारों का प्रचार हुआ। उनके लेखन ने कुल मिलाकर परंपरा, अंधविश्वास और निरंकुशवाद की आलोचना पेश की। उन्होंने रीति रिवाजों की जगह विवेक के शासन पर बल दिया और मांग की कि हर चीज़ को तर्क और विवेक की कसौटी पर ही कसा जाए। उन्हें चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुशता सत्ता पर प्रहार करके परंपरा पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। उन्होंने चर्च की धार्मिक और राज्य की निरंकुश सत्ता पर प्रहार करके परंपरा आधारित सामाजिक व्यवस्था को दुर्बल कर दिया। वाल्तेयर और रूसो के लेखन का व्यापक पाठक वर्ग था और उनके पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। वाल्तेयर और रूसो के लेखक का व्यापक पाठक वर्ग था। वो तगड़े विद्वान थे वाल्तेयर और रूसो। पाठक एक नए आलोचनात्मक, सवालिया और तार्किक नजरिए से दुनिया को देखने लगे थे। दूसरा, छपाई ने वाद विवाद संवाद की नई संस्कृति को जन्म दिया। सारे पुराने मूल्य, संस्थाओं और कायदों पर आम जनता के बीच बहस मुबाही से हुई और उनके पुनर्मूल्यांकन का सिलसिला शुरू हुआ। तर्क की ताकत से परिचित ये नई पब्लिक धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, धर्म और आस्था को प्रश्नांकित करने का मूल समझ चुकी थी। इस तरह बनी सार्वजनिक दुनिया से सामाजिक क्रांति के नए विचारों का सूत्रपात हुआ। तीसरा, 1780 के दशक तक राजशाही और उसकी नैतिकता का मजाक उड़ाने वाले साहित्य का ढेर लग चुका था। इस प्रक्रिया में सामाजिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल खड़े किए। कार्टूनों और कैरिकेचरों, व्यंग्य चित्रों में जो व्यंग्य चित्र होते हैं उनको बोलते हैं कैरिकेचरों। व्यंग्य चित्रों में यह भाव उभरता था कि जनता जो मुश्किल में फंसी हुई है, जबकि राजशाही भोगविलास में डूबी हुई है। भूमिगत घूमने वाले इस साहित्य ने लोगों को राजतंत्र के खिलाफ भड़काया। हम इन तर्कों को कैसे समझें? इसमें तो कोई शक नहीं कि छपाई ने विचारों को फैलाने में मदद की, लेकिन याद रहे कि लोग बाग हर तरह की सामग्री पढ़ते थे। हर तरफ वे अगर रूस और वाल्तेयर पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ चर्च और राज्य का प्रोपगेंडा या प्रचार भी। वे हर पढ़ी या देखी चीज़ से तो सीधे प्रभावित नहीं हो सकते थे। वे कुछ विचारों को स्वीकारते थे तो कुछ को नकारते भी थे, फिर चीज़ों की अपनी ढंग से व्याख्या भी करते थे। इस तरह मुद्रण ने उनके मानस को सीधे तौर पर भले नहीं रचा हो, पर इसने अलग ढंग से सोचने की संभावनाएं जरूर खोली। मान लीजिए आप क्रांति पूर्व फ्रांस में एक कार्टूनिस्ट या व्यंग्य चित्रकार है, किसी पर्चे के लिए कार्टून बनाए। निरंकुशवाद, ठीक है, ये है भाई साहब व्यंग्य चित्र। फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलीनवर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत तक का एक कार्टून। इस व्यंग्य चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में थे, जबकि ज़िंदगी के मज़े लेने वाला कुलीन वर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खास असर हुआ। टूलेक्स मेमोरेबल्स, भाई लिख रखा है नीचे लिखने को तो। टूलिन एला रेवोल्यूशंस, टॉन्स लिम्पुचर फेल्स, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या लिख रखा है ना। डांस लिटमस पास फैकल्टीज वंस फ्रेंड्स छोड़।
फ्रांसीसी क्रांति के पहले कुलिनबर्ग और आमजन 18वीं सदी के अंत का एक कार्टून। इस व्यंग चित्र में दिखाया गया है कि जनसाधारण, किसान, कारीगर और मजदूर किस तरह मुश्किल हालात में जबकि ज़िंदगी के मजे लेने वाले कुलिनबर्ग उनका दोहन करता है। इस तरह के कार्टूनों के चलन से क्रांति के पहले लोगों के दिल दिमाग पर खासा असर हुआ। चर्चा करें। कुछ इतिहास ऐसा क्यों मानते हैं कि मुद्रण संस्कृति ने फ्रांसीसी क्रांति के लिए जमीन तैयार की। अब है 19वीं सदी। मर्सिए, दुनिया के जालिमों अब हिलोगे तुम। जेम्स लॉकिंगटन ने अपनी डायरी में यह लिखा 1791। चेप बुक्स, गुटखा। 19वीं सदी। 19वीं सदी में यूरोप ने जनसाक्षरता की दिशा में लंबी लंबी छलांगें लगाईं, जिसके बूते महिलाओं और बच्चों के रूप में बड़ी मात्रा में नया पाठक वर्ग तैयार हुआ। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। 19वीं सदी के आखिर से प्राथमिक शिक्षा का अनिवार्य होने के चलते बच्चे पाठकों की एक अहम श्रेणी बन गए। प्रकाशक उद्योगों के लिए पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन महत्वपूर्ण हो गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया गया। फ्रांस में 1857 में सिर्फ बाल पुस्तकें छापने के लिए एक प्रेस या मुद्रणालय स्थापित किया गया। इस प्रेस में पुरानी और नई दोनों तरह की परी कथाओं और लोक कथाओं का प्रकाशन किया। जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने वर्षों लगाकर किसानों के बीच से लोक कथाएं जमा की। किन्होंने? ग्रिम बंधुओं ने। ग्रिम बंधु संबंधित थे जर्मनी से। ग्रिम बंधुओं ने क्या किया? वर्षों से किसानों के बीच से लोक कथाओं को जमा किया। फ्रांस। उनके द्वारा एकत्र सामग्री का संपादन हुआ, फिर कहानियों का तथा 1812 के एक संकलन में छापा गया। बच्चों के लिए अनुपयुक्त सामग्री या जो चीज़ें कुलीन वर्गों को असली लगती थी उन्हें प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं किया जाता था। इस तरह पुरानी ग्रामीण लोक कथाओं को नया रूप मिला। छपने से वे दर्ज तो हुई पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका भी भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेंसिया पत्रिकाएं। देखें चित्र 12। पेनी या एक पेंसिया मैगजीन का आमुख ये है। Written PC for the Funny Magazine of the Society of the Diffusion of Unfull Knowledge, वॉल्यूम 1। पर इस प्रक्रिया में बदल भी गई। महिलाएं पाठिका और लेखिका की भूमिका में ज़्यादा अहम हो गई। पेनी मैगजीन्स या एक पेचीसा पत्रिकाएं। वो पूछ सकता है पेनी मैगजीन्स क्या है, एक पेचीसा क्या है। खासतौर पर उन्हीं के लिए होती थी, वैसे ही जैसे कि सही चाल चलन और गृहस्थी सिखाने वाली निर्देशिकाएं। 19 सदी में जब उपन्यास छपने लगे तो महिलाएं उनका अहम पाठक मानी गई। मशहूर उपन्यासकारों में लेखिकाएं अग्रणी थी। जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहन, जॉर्ज एलियट आदि उनके लेखक में नई नारी की परिभाषाएं उभरी। जैन ऑस्टिन, ब्रॉन्ट बहन, जॉर्ज एलियट, ये नाम तो सुना है यार मैं पहले। उनके लेखन से नई नारी की परिभाषा उभरी, जिसका व्यक्तित्व सुदृढ़ था, जिसमें गहरी सूझबूझ थी और जिसका अपना दिमाग था और अपनी इच्छा शक्ति थी। 7वीं सदी से ही किराए पर किताब देने वाले पुस्तकालय अस्तित्व में आ गए थे। 19 सदी के इंग्लैंड में ऐसे पुस्तकालयों का उपयोग सफ़ेद कॉलर मजदूरों
और दस्तकारों और निम्न वर्गीय लोगों को शिक्षित करने के लिए किया गया। काम के दिन के छोटे होने के बाद मजदूरों को अपने सुधार और आत्मव्यक्ति के लिए थोड़ा वक्त मिलने लगा। उन्होंने बड़ी संख्या में राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। राजनीतिक पर्चे और आत्मकथाएं लिखी। नए तकनीकी परिष्कार। यॉर्कशायर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीदकर शाम के वक्त आग की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिमम गोर्की मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय, इन संघर्षों की कहानियाँ हैं। मैक्सिमम गोर्की। पेनी या एक पेशिया मैगजीन का मुख। पेनी मैगजीन का प्रकाशन इंग्लैंड में 1832 से 1850 के बीच सोसाइटी ऑफ द डिफ्यूजन ऑफ यूजफुल नॉलेज ने किया। यह मूलतः मजदूर वर्ग के लिए थी। 1832 से 1850। पेनी या एक पेशिया मैगजीन का मुख। राउंड टिप्स प्लेस फॉर द फनी मैगजीन वॉल्यूम फर्स्ट। मैगजीन है। आगे चलते हैं। नई तकनीकी परिष्कार यानी कि आविष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। इसे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से ही बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई का काम बड़ी तेज़ी से होने लगा। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ। प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई। स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युत यंत्र नियंत्रण भी काम में आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीनें कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने का रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और प्रकाशकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुण अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं ने उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड ने 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबें एक सस्ती श्रृंखला सेलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीक नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ। लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपर बैग का अजल्द संस्करण छापे। सेलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई किताबों जल्द का आवरण या डस्ट। दोबारा देखते हैं। नई तकनीकी परिष्कार। 18वीं सदी के अंत तक प्रेस धातु से बनने लगे थे। पूरी 19वीं सदी के दौरान छापेखानी की तकनीक में लगातार सुधार हुए। 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो ने शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस को कारगर बना लिया था। किसने? रिचर्ड एम हो। इससे प्रति घंटे 8000 शीट या ताव छप सकते थे। सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गया था, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। ऑफसेट प्रेस
ऑफसेट प्रेस रिचर्ड एम ओ અને बेलनाकार प्रेस 8000 सीट या ताप, जिससे एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। 20वीं सदी के शुरू से बिजली से चलने वाले प्रेस के बल पर छपाई या काम बड़ी तेज़ी से होने लगे। एक दो और चीज़ें हुई। कागज़ डालने की विधि में सुधार हुआ, प्लेट की गुणवत्ता बेहतर हुई, स्वचालित पेपर रील और रंगों के लिए फोटो विद्युत नियंत्रण भी काम आने लगे। इस तरह कई छोटी छोटी मशीन इकाइयों में कुल सुधार की बदौलत छपे हुए पन्ने या रंग रूप भी बदल गया। मुद्रकों और प्रशासकों ने अपने उत्पाद बेचने के नए गुण अपनाए। 19वीं सदी की पत्रिकाओं में उपन्यासों को धारावाहिक छापा, जिससे उपन्यास लिखने की एक खास शैली विकसित हुई। इंग्लैंड ने 1920 के दशक में लोकप्रिय किताबों एक सस्ती श्रृंखला सीलिंग श्रृंखला के तहत छापी गई। किताबों की जल्द का आवरण या डस्ट कवर भी 20वीं सदी की तकनीकी की नवीयत है। 1930 की आर्थिक मंदी के आने से प्रकाशकों को किताबों की बिक्री गिरने का भय हुआ, लिहाजा पाठकों की जेब का ख्याल रखते हुए उन्होंने सस्ते पेपरबैक या अजल्द संस्करण छापे। चित्र 13 को देखें। ऐसे विज्ञापनों का लोगों के मन पर क्या असर पड़ता होगा? क्या आपको लगता है कि छपी हुई चीज़ देखकर हर व्यक्ति की एक जैसी प्रतिक्रिया होती है? नहीं, एक जैसी प्रतिक्रिया नहीं होती है। ये है भाई, इंग्लैंड के एक रेलवे स्टेशन पर लगे विज्ञापन अल्फ्रेड कॉनकॉनेन द्वारा बनाया गया लिथोग्राफ 1874। छपी हुई सूचनाएं और इश्तेहार सड़कों की दीवारों, प्लेटफॉर्म और सार्वजनिक इमारतों पर लगाए जाते थे। बैनर बोर्ड है। कुत्ते को ले जा रहा है ना, और सामान ले जाने के लिए ये है, इस पे धर दिया और ये ले जा रहा है। कुल ये शायद यहाँ पर ये खुद धनी होगा। ठीक, भारत का मुद्रण संसार है। भारत का मुद्रण संसार इससे पहले कुछ छूटा थोड़ी है। यॉर्क शहर के एक मैकेनिक थॉमस वुड ने बताया कि वह पुराने अखबार खरीद कर शाम के बाद आग की रोशनी पढ़ता था, क्योंकि उसके पास मोमबत्ती के लिए पैसे नहीं होते थे। गरीबों की आत्मकथाओं से हमें पता चलता है कि वे मुश्किल हालात में पढ़ने के लिए जद्दोजहद करते थे। 20वीं सदी के रूसी क्रांतिकारी लेखक मैक्सिम गोर्की कि मेरा बचपन और मेरे विश्वविद्यालय इन संघर्षों की कहानियाँ हैं। पढ़ लिया है, पढ़ रही है ना। पेनिया एकेपेसिया मैगजीन का मुख। भारत का मुद्रण संसार। अब अपने देश की बात आ रही है भाई। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यह सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण से पहले की पांडुलिपियाँ। भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीर भी बनाई जाती थी। फिर उन्हें उम्र के बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या फिर सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई के आने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही। मुद्रण के युग से पहले की पांडुलिपियाँ। पहले की पांडुलिपियाँ। लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी में पकड़ना होता था। भारत का मुद्रण संसार। आइए देखें कि भारत में छपाई कब शुरू हुई और मुद्रण युग के पहले यहाँ सूचना और विचार कैसे लिखे जाते थे। मुद्रण के युग से पहले की पांडुलिपियाँ। ठीक है, देखते हैं।
भारत में संस्कृत, अरबी, फारसी और विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में हस्तलिखित पांडुलिपियों की पुरानी और समृद्ध परंपरा थी। पांडुलिपियाँ ताड़ के पत्तों या हाथ से बने कागज़ पर नकल कर बनाई जाती थी। संस्कृत, अरबी, फारसी। कभी कभी तो पन्नों पर बेहतरीन तस्वीरें भी बनाई जाती, फिर उन्हें उम्र बढ़ाने के ख्याल से तख्तियों की जिल्द में या सिलकर बांध दिया जाता था। 19वीं सदी के अंत तक छपाई करने के बाद भी पांडुलिपियाँ छापी जाती रही, लेकिन पांडुलिपियाँ नाजुक होती थी, काफ़ी महंगी थी। एक तो उन्हें बड़ी सावधानी से पकड़ना होता था, दूसरे लिपियों के अलग अलग तरीके से लिखे जाने के चलते उन्हें पढ़ना भी आसान नहीं था। इसलिए उनका व्यापक दैनिक इस्तेमाल नहीं होता था। हालांकि पूर्व औपनिवेशिक बंगाल में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक पाठशालाओं का बड़ा जाल था, लेकिन विद्यार्थी आमतौर पर किताबें नहीं पढ़ते थे। गुरु याददाश्त से किताबें सुनाते थे, याददाश्त से, और विद्यार्थी उन्हें लिख लेते थे। इस तरह कई सारे लोग बिना कोई किताब पढ़े साक्षर बन जाते थे, याददाश्त से लिख लेते थे। ऋग्वेद के कुछ पन्ने। ऋग्वेद के कुछ पन्ने। ऋग्वेद के कुछ पन्ने। प्रिंट के आगमन के काफ़ी बाद तक हस्तलिखित पांडुलिपियाँ प्रकाशित की जाती रही। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में है, 18वीं सदी में बनाई गई। हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने, 1824। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित। पेज पर खुशनबीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपि अमीरों के लिए बनाई जाती रही है। शानदार है भाई, चमत्कार। ये देखिए किसकी है ये, हाफिज के दीवान के कुछ पन्ने, 1824। 14वीं सदी के शायर हाफिज की संपूर्ण शायरी दीवान में संकलित है। पेज पर खुशनबीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। लेटर प्रेस के आने के बाद भी इस तरह की पांडुलिपियाँ अमीरों के लिए बनाई जाती रही। खुशनबीसी, नक्काशी और डिजाइन देखें। शानदार है, ये चमक रहा है। ये किसका प्रयोग किया गया है भाई? सीन देख, नीम का वृक्ष है। और ये क्या है? जयदेव के गीत गोविंद के कुछ पन्ने, 18वीं सदी। यह एक एकॉर्डियन शैली में हाथ से लिखी पांडुलिपि का एक नमूना है। चित्र 14। गीत गोविंद के कुछ पन्ने, 18वीं सदी। छपाई भारत आई। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारों के साथ आया था। प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में। अब वो पूछ सकता है, बताइए प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कौन सी सदी में आया था? 16वीं, 15वीं, 14वीं, 17वीं? 16वीं। भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया था। जेsuit पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचीन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताबें छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी।
प्रिंटिंग प्रेस पहले 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तिकाएं छापी। 1674 ईस्वी तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताब छप चुकी थी। कैथलिक पुजारियों ने 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताबें छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्ट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताब छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। छपाई भारत आई। क्या याद कर रहे हैं इसमें? दोबारा देख ले। प्रिंटिंग प्रेस पहले फैल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। जेसुइट 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताब छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताब छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। दोबारा से देख ले। प्रिंटिंग प्रेस पहले फैल 16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 में एक कोंकणी और कन्नड़ भाषाओं में लगभग 50 किताब छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताब छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। अंग्रेज भाषी प्रेस भारत में काफ़ी देर तक विकास नहीं कर पाया था। अंग्रेज भाषी प्रेस भारत में, यद्यपि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 7वीं सदी के अंत तक छापेखाने का आया शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। ये क्वेश्चन आ चुका है भाई। बंगाल गजट का एक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। किसने? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 से, जिसने खुद को यूँ परिभाषित किया: हर किसी के लिए खुली एक व्यावसायिक पत्रिका जो किसी के प्रभाव में नहीं है। यानी यह पत्रिका भारत में प्रेस चलाने वाले औपनिवेशिक शासन से आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यमी थे और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। आज़ाद निजी अंग्रेजी उद्यमी थी और इसे अपनी स्वतंत्रता पर अभिमान था। इक्की ढेर सारे विज्ञापन छापता, जिनमें दासों की बिक्री से जुड़े इश्तेहार भी शामिल थे, लेकिन साथ ही वह भारत के कार्यरत वरिष्ठ अंग्रेज अधिकारियों से जुड़ी गप्पेबाजी भी छापता था। इससे नाराज होकर गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने हिक्की पर मुकदमा कर दिया और ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन को प्रोत्साहित करना शुरू कर दिया, जो औपनिवेशिक राज की छवि पर होते हमलों से इसकी रक्षा कर सके। 18वीं सदी के अंत तक कई सारी पत्रिकाएं छपने लगी। कुछ हिंदुस्तानी भी अपने अखबार छापने लगे थे। ऐसे प्रयासों में फैला था राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट किसका था? गंगाधर भट्टाचार्य का। लेकिन ये बंगाल गजट ये अलग है 1780 और ये अलग है प्रकाशित बंगाल गजट। विलियम बोल्ट्स नामक व्यक्ति को 1767 में भी इस तरह की सूचना कलकत्ता के एक सार्वजनिक इमारत में टांगने की जरूरत महसूस हुई। जनसाधारण के लिए मिस्टर बोल्ट्स पब्लिक को यह बताने के लिए इस तरीके का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शहर में छापेखाने की घोर कमी से नुकसान होता है, इसलिए वे उस व्यक्ति का हर संभव उत्साहवर्धन करेंगे जो छपाई में माहिर हो। विलियम बोल्ट्स नामक व्यक्ति। पर जल्द ही बोल्ट्स महोदय इंग्लैंड चले गए और वह वादा हवा में लटका रहा। देख अपन पढ़ रहे हैं क्या? भारत का मुद्रण संसार। ऑफिस के दीवान के कुछ पन्ने 1824। छपाई भारत आई। कब आई?
16वीं सदी में भारत के गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आया। प्रिंटिंग प्रेस। ऋग्वेद के कुछ पन्ने हस्तलिखित पांडुलिपि में प्रकाशित की जाती रही। यह पांडुलिपि मलयालम भाषा में 18वीं सदी में बनाई गई। जेम्स ऑगस्टस सिक्की ने 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन शुरू किया। बंगाल गजट 1780 जेम्स ऑगस्टस सिक्की पत्रिका। फिर आगे चलते हैं। इश्तेहार यानी कि एड्स। फिर गंगाधर भट्टाचार्य बंगाल गजट। ऐसे प्रेस में पहला था राजा राजमोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट। अब धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस है। जैसा कि आप जानते हैं 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मसलों को लेकर बहसों का बाजार गर्म था। वो बात तो सही है, लेकिन ये है ना, ये इसको देखते हैं ना। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी सीखी और कई सारी पुस्तकें छापी। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ भाषा में लगभग 50 किताबें छप चुकी थी। कैथोलिक पुजारियों ने 1579 में कोचिन में पहली तमिल किताब छापी। 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी वही थे, कैथलिक। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 तमिल किताब छापी, जिनमें से कई पुरानी किताबों का अनुवाद थी। प्रोटेस्टेंट वाले अलग छाप रहे हैं, कैथोलिक अलग छाप रहे हैं। बाजार गर्म था। अलग अलग समूह औपनिवेशिक समाज में हो रहे बदलावों से जूझते हुए धर्म की अपनी अपनी व्याख्या पेश कर रहे थे। कुछ तो मौजूदा रीति रिवाजों की आलोचना करते हुए उनमें सुधार चाहते थे, जबकि कुछ अन्य समाज सुधारकों के तर्कों के खिलाफ खड़े थे। वे सारे वाद विवाद प्रिंट में सरेआम पब्लिक में हुए। सरेआम पब्लिक में हुए। छपी पुस्तकों और अखबारों ने न केवल नए विचारों का प्रचार प्रसार किया, बल्कि उन्होंने बहस की शक्ल भी तय की। इन बहसों में व्यापक जनसमुदाय भी हिस्सा ले सकता था, अपने मत जाहिर कर सकता था। इस तरह के मतांतर से नए विचार उभरे। धार्मिक सुधार और सार्वजनिक बहस है। यह वह समय था जब समाज और धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच भेदभाव है। एक के शुरुआत ब्राह्मण और पुजारी वर्ग, मूर्ति पूजा जैसे मुद्दों को लेकर तेज बहस टनी हुई थी। बंगाल में जैसे तैसे बहस चली। लगातार बढ़ती तादाद में पुस्तकों और अखबारों के जरिए तरह तरह के तर्क समाज के बीच आने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के ख्याल से इन्हें आम बोलचाल की भाषा में छापा गया। राजा राम मोहन राय ने 1821 से संवाद कौमुदी प्रकाशित किया। संवाद कौमुदी किसने? राजा राम मोहन राय ने 1821 से। और रूढ़िवादियों ने उनके विचारों से टक्कर लेने के लिए समाचार चंद्रिका का सहारा लिया। ये बताइए संवाद कौमुदी किनकी है? राजा राम मोहन राय 1821। और चंद्रिका 2 फारसी अखबार जामा ए जहां नामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। 2 फारसी अखबार जाम ए जहां नामा और शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतनों को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफी फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। 2 फारसी अखबार जामा ए जहांनामा, शमसुल अखबार भी 1882 में प्रकाशित हुए। उत्तर भारत में उलमा मुस्लिम राजवंशों के पतन को लेकर चिंतित थे। उन्हें डर था कि कहीं औपनिवेशिक शासक धर्मांतरण को बढ़ावा न दे या मुस्लिम कानून न बदल डाले। इससे निपटने के लिए उन्हें सस्ते लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल करते हुए धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे और धार्मिक अखबार तथा गुटके निकाले। सन 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों के रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों को मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। 1867 में देवबंद
सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों को मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। पूरी 19वीं सदी के दौरान कई इस्लामी संप्रदाय और सेमिनरी पैदा हुए। धर्म को लेकर सबकी अपनी अपनी व्याख्याएं थी। हर कोई अपना संप्रदाय बढ़ाना चाहता था और दूसरों के असर को काटना चाहता था। 1867 में स्थापित देवबंद सेमिनरी ने मुसलमान पाठकों को रोज़मर्रा का जीवन जीने का सलीका और इस्लामी सिद्धांतों को मायने समझाते हुए हजारों फतवे जारी किए। हिंदुओं के बीच भी छपाई से खासतौर पर स्थानीय भाषाओं में धार्मिक पढ़ाई को काफ़ी बल मिला। तुलसीदास की 16वीं सदी की किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण, ये क्वेश्चन आ चुका है। रामचरितमानस कौन सी सदी से संबंधित है? 16वीं सदी। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। आई बात समझ में? 16वीं सदी की किताब थी ये। रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। 19वीं सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं की अनगिनत धार्मिक किताबें छपी और मुद्रित लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी 1810 में सदी के मध्य तक सस्ते लिथोग्राफी संस्करणों से उत्तर भारत का बाजार पट गया। लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और मुंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस में अनेक भारतीय भाषाओं में अनगिनत धार्मिक किताबें छपी। मुद्रित और लाने ले जाने में आसान होने के कारण आस्थावान इन्हें कहीं भी 1810 में लिथोग्राफी क्या है भाई? इन्हें कहीं भी किसी भी समय पढ़ सकते थे। इन्हें अनपढ़ लोगों की बड़ी भीड़ में बोलचाल कर भी पढ़ा जा सकता था। मतलब यह है कि धार्मिक पुस्तकें बड़ी तादाद में व्यापक जन समुदाय तक पहुंच रही थी, जिसके चलते विभिन्न धर्मों के बीच और उनके अंदर बहस मुबाहिसे और वाद विवाद संवाद की नई स्थिति बन गई थी। लेकिन प्रिंट ने समुदाय के बीच सिर्फ मतांतर ही नहीं पैदा किए, बल्कि इन समुदायों के अंदर से और विभिन्न हिस्सों को पूरे भारत से जोड़ने का काम भी किया। अखबार क्यों? पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक राणाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं जिसमें स्थानीय दिलचस्पी की तमाम उपयोगी खबरों को जगह मिल सके। इसमें सार्वजनिक उपयोगिता, वैज्ञानिक अन्वेषण के अलावा प्राक विद्या, सांख्यिकी, जिज्ञासाओं, देश के विभिन्न हिस्सों के बारे में आमतौर पर और दक्कन पर खासतौर पर जानकारी होगी। ऐसे तमाम लोगों से मदद और संरक्षण का निवेदन है जो ज्ञान के प्रसार और जन कल्याण के इच्छुक हैं। पूना के कृष्णाजी त्र्यंबक राणाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं। बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर 6 जनवरी 1849। देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अचम हिस्सों को निकाले और सुधार करें तथा उनकी तेजी से लागू करने का काम करें। दोबारा देख लें। देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों को आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हित साधने में अचम हिस्सों को निकालें और सुधार करें तथा उनको तेजी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि विदेश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें और क्या संभव और वांछित सुधार है वह बताएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा।
3 अप्रैल 1870। पुणे के कृष्णराज त्र्यंबक रानाडे मराठी का एक अखबार निकालना चाहते हैं। 1849 की बात है। देशी अखबारों और राजनीतिक सभाओं की वही भूमिका होती है जो इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में विपक्ष की होती है, यानी कि वह सरकारी नीतियों की आलोचनात्मक समीक्षा कर लोगों के हिस्सा में अक्षम हिस्सों को निकालें और सुधार करें तथा उनको तेज़ी से लागू करने का काम करें। इन सभाओं को चाहिए कि वे देश के खास मुद्दों पर नाना तरह की सूचनाएं जमा करें, क्या संभव और वांछित सुधार वे बताएं। इन कार्यों का काफ़ी असर होगा। नेटिव ओपनिंग 3 अप्रैल 1870। उलमा क्या है? इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान। फतवा क्या है? अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान। सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। उलमा इस्लामिक कानून, शरिया के विद्वान। फतवा अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान। सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। आई बात समझ में? अनिश्चित या असमंजस की स्थिति में इस्लामी कानून जानने वाले विद्वान, सामान्यतः मुफ्ती के द्वारा की जाने वाली वैधानिक घोषणा। कोई दिक्कत? ये पढ़ लिया बनने ने, आगे चलते हैं। प्रकाशन के नए रूप। प्रकाशन के नए रूप। इनको बाद में पढ़ेंगे ना, यहाँ से। प्रकाशन के नए रूप। तो चल मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।